नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेक्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज आपके लिए विटामिन जो टॉपिक आपका भी चल रहा था, इसमें मैंने वसा में घुलनशील विटामिन पे चर्चा किया है। विटामिन ए डी ई के मैंने बता दिया है। आज आपके रिक्वेस्ट के अनुसार विटामिन जल में जो घुलनशील विटामिन है इस पे चर्चा करेंगे। विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि विटामिन बी में कई प्रकार के विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6 और अन्य आपके कोलिन है, फोलिक एसिड है, ठीक है। और इसके साथ विटामिन B12 है। इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से हम इस पे चर्चा करेंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे। आज जो आपके लिए लेकर के हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर परीक्षा में आने वाला टॉपिक, जो आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं, ये आपका विटामिन B1 है, जिसको हम थायमिन कहते हैं। जल में घुलनशील का मतलब क्या होता है? जैसे वसा में घुलनशील का मतलब होता है कि फैट के जैसे घी और तेल में ये जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील, ये उसमें घुल जाते हैं। और जल में घुलनशील का मतलब होता है कि जो हमारे ये विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, यदि इनको पानी के साथ मर्ज किया जाए, मिलाया जाए, तो ये घुल जाते हैं। जैसे दूध में आप पानी डालते हैं तो मिल जाता है, पता नहीं चलता है, उसी तरीके से ये जल में घुलनशील घुल जाते हैं, जो पता नहीं चलता है। इसीलिए इसका नाम है जल में घुलनशील विटामिन। तो ये दो होते हैं, विटामिन बी और सी। शार्ट में बीसी कहते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन को एडक कहते हैं, यानी ए डी ई और के कहते हैं। तो आज आपके लिए विटामिन B1 है, यानी बी कॉम्प्लेक्स में B1 पे चर्चा करेंगे। और आपने बताया जो सी है, सी विटामिन सी जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बी कॉम्प्लेक्स खत्म होने के बाद हम चर्चा करेंगे। तो देखिए B1 को हम क्या बोलते हैं, थायमिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और ये जो होते हैं हमारे शरीर के ग्रोथ से लेकर के हमारे नाड़ी नाड़ी यानी हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने से लेकर के हमारी आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने से लेकर के कई कामों को ये करते हैं। अगर ये हमारे शरीर में लगातार कमी होती जाए तो व्यक्ति की समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो डेथ तक भी हो जाती है, यदि समय रहते इसका इलाज ना किया जाए। यानी बच्चों को भी इससे संबंधित रोग होता है और बड़ों को भी होता है। तो ये आपका एज अ टोटल मैंने आपको बता दिया इसका, लेकिन अब मैं बारी बारी से सारे पॉइंट को चलती हूँ। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कम समय में गुड कंटेंट, यानी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है इसको बनाने में आपके लिए, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके। भले ही हमें मेहनत ज़्यादा करना पड़े, लेकिन आपको टाइम कम में ज़्यादा चीज़ें गेन हो जाए। तो इस उद्देश्य से मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो ये यदि आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यदि कुछ भी कमियाँ होंगी तो भी आप शेयर करिए, वो भी हमें आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए विटामिन B1 यानी थायमिन। तो देखिए विटामिन B1 की जो खोज काफ़ी पहले से इसकी शुरुआत की गई थी, तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पार्ट में हम देख लेते हैं। देखिए ताकाकी यानी टाकाकी थे, जिन्होंने 1885 में जापानी जो नाविक थे उनमें इन्होंने पाया कि उन्होंने जापानी नाविक पर इसका अध्ययन किया कि इनके अंदर जो है बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो विकास होता है वो रुक जाता है, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने पाया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फूड में परिवर्तन, बेरी नाम बस ऐसे ही उन्होंने ये जाना कि कुछ ऐसे भोज तत्व हैं, हमारे भोजन जो हम लेते हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से ये नाड़ी विकार उत्पन्न हो जाता है, शरीर वृद्धि रुक जाती है। ये इन्होंने ताकाकी ने पाया कब? 1885 में, जब उन्होंने फूड में परिवर्तन करके दिया तो वहाँ पे वो देखा कि उसमें उनमें बेरी रोग यानी जो था उसमें सुधार पाया गया। कब? 1885 में। किसने? ताकाकी ने। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आइजैक मैन ने देखा कि 1887 ईस्वी में इन्होंने पक्षियों पर रिसर्च किया, पक्षियों पर अध्ययन किया। उन्होंने सर्वप्रथम जो है पॉलिश चावल को दिया, यानी पॉलिश जो चावल होते हैं जिसमें हमारे स्टार्च की मात्रा बहुत ही न्यून मात्रा में होती है, थायमिन भी नहीं हो पाता है, तो उन्होंने पॉलिश राइस
इसको दिया, पक्षियों को दिया। फिर देखा उन्होंने कि उनके जो है परिवर्तन देखा, उनकी ग्रोथ रुक गई। और फिर उन्होंने देखा कि जब जिसको उन्होंने जिन पक्षियों को खिलाया था, उन पक्षियों को बिना पॉलिश वाले चावल खिलाए, यानी जो चावल पॉलिश नहीं था उन चावल को देना शुरू किया, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ने लगी। तब उन्होंने पाया कि इसमें कुछ ऐसा तत्व है जिसकी वजह से ये ग्रोथ रुक जा रही है। तब इन्होंने आइजैक मैन ने इन चीज़ों पर पाया, नाड़ी संस्थान संबंधी विकार उन्होंने इस खोज किया, किसकी वजह से, थायमिन की वजह से। अब यहाँ पे अभी एग्जैक्ट नहीं हो पाया है कि ये थायमिन ही है, यानी कुछ ऐसा ही तत्व है, इसकी खोज यहाँ तक नहीं हो पाई है। तीसरा पॉइंट आता है फंक। फंक ने 1911 में बताया कि जो चावल का बाहरी परत होता है उसमें, उन्होंने बताया कि जो चावल का बाहरी परत होता है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। लेकिन कौन सा विटामिन ये उन्होंने नहीं बताया, बस इन्होंने पाया कि जो चावल का बाहरी परत होता है उसमें विटामिन होता है। किसने कहा? फंक ने कहा। कब कहा? 1911 में कहा। अब इसी बीच में हमारे मैकॉलम और डेविस ने आए। इन्होंने मैकॉलम और डेविस ने ही थायमिन शब्द यूज किया। मैकॉलम और डेविस ने ही इसे जल में घुलनशील विटामिन का नाम दिया। किसने? मैकॉलम और डेविस ने। अब यहाँ पे 1926 में डोनैथ ने बताया कि जो थायमिन होता है यह एक रवे के रूप में, इन्होंने बताया जो थायमिन होता है एक क्रिस्टलाइन के रूप में, एक रवे के रूप में पाया जाता है। किसने बताया? डोनैथ ने बताया। कब? 1926 में। तो देखिए यहाँ पे बाहरी परत में विटामिन नाम दिया, किसने दिया? फंक ने दिया। मैकॉलम और डेविस ने इसको विटामिन मतलब जल में घुलनशील विटामिन नाम दिया इसका। और 1926 में डोनैथ ने थायमिन को एक रवे के रूप में बताया। अब इसी बीच में पीटर्स एवं सहयोगी ने यहाँ पर देखिए कुछ जो ये डोनैथ ने यहाँ पर इसकी विशेषताओं के बारे में बताया कि ये जो विटामिन है कैसा होता है, उसकी कुछ क्वालिटी को बताया, उसकी कुछ रासायनिक संरचना को बताया। किसने? डोनैथ ने बताया। अब यहाँ पे पीटर्स एवं जो सहयोगी ने बताया कि 1933 और 35 में इन्होंने इस विटामिन को पृथक किया, यानी प्रयोगशाला में ले जा करके इसका संश्लेषण किए गए, एनालिसिस किया गया, और तब यहाँ पे थायमिन नाम निकल के, यानी ये वो जल में घुलनशील विटामिन थायमिन होता है, उसकी क्वालिटी क्या है, तब उसको अलग अलग से उसको बताया गया। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जिसको आप थोड़ा सा जानते रहना चाहिए। कभी कभी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कि चावल के बाहरी परत में विटामिन नाम किसने बताया? फंक ने बताया। थायमिन को रवे के रूप में किसने बताया? डोनैथ ने बताया। ठीक है। और जापानी नाविक पर किसने अध्ययन किया? ये टाकाकी ने किया 1885 में। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट है जो आपके एज अ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो क्योंकि आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता कौन से एग्जाम में आए, हमें आपको डीप नॉलेज लेकर के चलना है। चाहे जिस एग्जाम को दे रहे हैं, आप नेट का दे रहे हो, टीजीटी देने जा रहे हो, एलटी आने वाला है उसमें जा रहे हो, अदर स्टेट में आप जा रहे हो, तो मेरी वीडियो आपको 100% कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके, जो भी मैं टॉपिक लाती हूँ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। और ऐसा कंटेंट होता है जो आप कम से कम 4 बार 5 बार किताब पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, तब जा करके इन चीज़ों को इस तरीके से आप ला पाएंगे। बस यहाँ पर आपको जुड़ना है, और जुड़ करके आपको इसी तरीके से नोट्स बना करके अपनी तैयारी करना है। लगातार करते रहेंगे तो निश्चित ही आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आपकी तैयारी भी होती रहेगी, क्योंकि इससे बहुत से बच्चे जुड़ करके सिलेक्शन ले चुके हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे संगठन पर, यानी इसका किस किस चीज़ से ये मिलकर बना होता है। तो ये जो हमारा थायमिन होता है यौगिक के रूप में होता है, यानी एक यौगिक के रूप में है। इसमें यौगिक के रूप में क्या होता है? पायरिमिडीन रिंग और थायजोल रिंग से मिलकर बना होता है। क्या है? पायरिमिडीन रिंग, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके संगठन में क्या है? पायरिमिडीन रिंग और थायजोल रिंग यौगिक के रूप में ये पाए जाते हैं। और इन्होंने जो लोहमैन और सक्स्टर, लोहमैन सक्स्टर ने 1937 में, लोहमैन सक्स्टर ने 1937 में इन्होंने बताया कि ये खमीर से प्राप्त होता है। जो थायमिन होता है, थायमिन हमारा जो खमीर होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसने बताया? लोहमैन और सक्स्टर ने बताया। कब? 1937 में। अब आता है हमारा
टीपीपी क्या है? तो थायमिन पायरोफॉस्फेट, यानी हमारा जो थायमिन होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में होता है। और इसी को जो थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है इसको को कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रूप से भी जाना जाता है। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में होता है ये हमारा थायमिन, और ये इसी को हम को कार्बोक्सिलेज एंजाइम के नाम से भी इसको जानते हैं। याद रखना, को कार्बोक्सिलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। टीपीपी का फुल फॉर्म आ सकता है थायमिन पायरोफॉस्फेट। अब इस समय जो आजकल जो देखा जाता है इसको जो जाना जाता है ये थायमिन हाइड्रोसल्फाइड में रूप में, ये शुद्ध रूप में उपलब्ध होता है। यानी जो थायमिन होता है थायमिन हाइड्रोसल्फाइड के रूप में उपलब्ध होता है इस समय वर्तमान समय में। ठीक है, तो इतने पॉइंट यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे बन सकता है। टीपीपी का फुल फॉर्म कई बार आ चुका है, किससे संबंधित है? थायमिन विटामिन से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके, देखिए मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन बताते चल रही हूँ कहाँ से आपके क्वेश्चन उड़ सकते हैं, और वो क्वेश्चन आप भी एग्जाम में अपना वहीं से उसी समय जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन बना करके वहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा इसकी विशेषताएं। देखिए विशेषताएं होता क्या है, विशेषता का मतलब क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप जानते हो, क्वालिटी जानते हैं, उसके अंदर है क्या, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसी तरीके से ये आपके विटामिन है, इस विटामिन की क्या क्वालिटी है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? विशेषताओं में पढ़ते हैं, इसकी क्वालिटी में पढ़ते हैं। तो विशेषताओं में क्या है, ये एल्कोहल में आंशिक रूप से ये घुलनशील होता है। तो आपको पता है ये जल में तो पूर्णतः घुलनशील होता है, लेकिन जो अल्कोहल होता है इसमें आंशिक रूप यानी पूरी तरीके से घुलता नहीं है। किसमें? अल्कोहल में, लेकिन थोड़ी मात्रा में घुलनशील होता है, लेकिन वसा में घुलनशील नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में आप पढ़ रहे हो क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब आते हैं हमारा कि ये रंगहीन होता है, रवेदार पदार्थ होता है, यानी ये रंगीन होता है, क्रिस्टलाइन पदार्थ के रूप में होता है। अम्लीय माध्यम में तो ये स्थिर होते हैं, लेकिन क्षारीय माध्यम यानी रूम का टेम्परेचर यानी पे भी क्षारीय माध्यम में है तो ये नष्ट हो जाते हैं। और एक चीज और याद रखना कि 120 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक यदि रखा जाए, 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाए तो क्या हो जाते हैं, ये हमारा विटामिन B1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है। तो ये चीजें इसकी विशेषताएं हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई, ये भी आपको जानना चाहिए। अब हम इसके साधन पे चलते हैं, यानी क्यों कौन कौन सा इसका सर्वोत्तम साधन है, यानी किस किस चीज़ को हम खाएंगे तो इसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, किस में कम, किस में सबसे कम होती है। तो देखिए हमारा उच्चतम में होता है खमीर होते हैं, जो हमारे चावल होते हैं, चावल जो अनपॉलिश चावल होते हैं उसमें, पॉलिश चावल में नहीं। सोयाबीन है, साबुत अनाज है, साबुत दाल, यानी जितने आपके छिलके वाली चीज़ें होती हैं इनमें आपका उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है। आजकल की कमियां बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि हर चीज़ें हम क्या होते हैं उसके छिलके उतार के खाना पसंद करते हैं, उसको रगड़ के खाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है मूंगफली जो होती है इसके जो छिलके होते हैं ये थायमिन का रिच सोर्स होता है। यदि हम इस छिलके को रगड़ करके फेंक देते हैं तो क्या होता है, थायमिन को हम नष्ट कर देते हैं तो हम खाते हैं। इसीलिए हमें जो मूंगफली का छिलका होता है इनको हमें फेंकना, रगड़ के फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इनको एज सच खा लेना चाहिए। भुनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट भी है। तो ये चीज़ें हो गई। उत्तम साधन में क्या है, संपूर्ण अनाज, जितने प्रकार के अनाज हैं सब में पाए जाते हैं, तेल में पाए जाते हैं, जितने प्रकार के तेल हैं, मेवे हैं, मूंगफली है, इन सब में क्या है उत्तम साधन है, यानी इससे कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। इसमें ये आपका खमीर, जो आपके अनपॉलिश चावल, सोयाबीन, साबुत दाल, इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब सामान्य में क्या है, मांस, मछली, अंडा, सब्जी और इसके साथ दूध, फल, इन सब में भी पाया जाता है। यानी लगातार अगर इन सब चीज़ों का सेवन किया जाए तो थायमिन की कमी नहीं होने पाती है, लेकिन यदि इनका सेवन नहीं कर रहे हैं तो लगातार हमारे शरीर में कमी होती जाएगी, और बच्चों में भी ये कमी देखी जाती है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब आता है हमारा थायमिन के क्या काम है, यानी हमारे शरीर में थायमिन जाने के बाद क्या क्या काम करता है, इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ थायमिन या थायमिन के
क्या कार्य है। तो देखिए यहाँ पे है वृद्धि में सहायक होता है। अभी मैंने आपको बताया ही कि ये हमारे शरीर में वृद्धि का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है, क्योंकि थायमिन जो होता है ये हमारे लगातार यदि इसकी शरीर में कमी हो जाए तो व्यक्ति यानी जो बच्चा ग्रोथ अवस्था में होता है उसका विकास रुक जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है। यदि हमारा जो थायमिन होता है यदि लगातार हमारे शरीर में कमी होती जाएगी तो हमारा जो कार्बोज होता है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोज होता है उनका चयापचय नहीं हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट है डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। देखिए डीएनए और आरएनए की आवश्यकता के लिए क्या जरूरत होती है, राइबोज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, राइबोज की आवश्यकता पड़ती है। और राइबोज के लिए हमें यदि थायमिन नहीं होगा तो राइबोज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यानी हमारे डीएनए और आरएनए के लिए भी थायमिन आवश्यक होता है, यानी डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भी थायमिन का रोल होता है, थायमिन की अहम भूमिका होती है। अब आता है हमारा नाड़ियों को सामान्य। देखिए हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम इसका करता है, यानी हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने का काम करता है। यदि लगातार हम जो है विटामिन B1 का सेवन नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से हमारे शरीर में कमी होती जा रही है, तो हमारी नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाती है। तो यानी इसको हमारे नाड़ियों को भी स्वस्थ रखने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो नाड़ी में पाए जाने वाला माइलिन शीथ होती है, यानी हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है माइलिन शीथ, ये हमारा थायमिन ही है जो उसको स्वस्थ रखने का काम करता है, उसको सुरक्षित रखने का काम करता है, हमारे नाड़ी को स्वस्थ रखने का काम करता है। और लगातार कमी रहे तो नाड़ियों संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए हमारे WBC की जो रोगाणु क्षमता वृद्धि करता है, यानी WBC का मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये हमारे रोगाणु जो क्षमता होती है, यानी क्या होते हैं, रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। और यदि हमारी थायमिन मात्रा में है तो रोगाणुओं को भक्षण करने के लिए, यानी रोगाणुओं के जो भक्षण, यहाँ पे भक्षण नहीं लिखा मैंने, यानी रोगाणुओं के भक्षण करने की क्षमता में ये वृद्धि करने का काम करते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो हमारे अंदर बैक्टीरिया चले गए हों या अन्य किसी कारण से हो तो उनका भक्षण कर लेता है, खत्म कर लेता है, खा लेता है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, थायमिन। ये थायमिन होगा तो रोगाणुओं का भक्षण करने में वृद्धि करता है। अब आता हमारा पाचन क्रिया में सहायक होता है। देखिए कार्बोज का चयापचय होगा तो हमारी पाचन क्रिया सही होगी, यदि कार्बोज का चयापचय नहीं होगा तो पाचन क्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से अजीर्ण हो जाता है, कब्ज बना रहता है, अतिसार हो जाता है, कई पाचन संबंधी विकार शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं, जिसकी वजह से आंतों में सूजन भी आता है, पेट में दर्द भी होने लगता है। तो ये सब यानी पेट संबंधी समस्या थायमिन की वजह से होता है। तो देख रहे हैं आप कितने वर्क हैं इसके, हमारे थायमिन के। यदि इसकी मात्रा हम पूरी लें तो हमारा देखिए पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी हमारा फिजिकल भी, मेंटल भी और अन्य आंतरिक अंग भी हमारे स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का डेली सेवन करें। तो ये चीज़ें हो गई। अब है थायमिन की कमी की क्या प्रभाव होते हैं, यानी लगातार यदि हमारे शरीर में थायमिन की कमी रहे तो क्या हो जाता है, जो आम क्वेश्चन जो पूछा जाता है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग जानते रहिए बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन की बी की कमी से, वैसे भी विटामिन बी करके कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगर B1 भी आए तो आप डालेंगे कि B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई प्रकार की बेरी बेरी रोग होते हैं, ये भी जानते हैं। एक शुष्क बेरी बेरी होता है और एक आर्द्र बेरी बेरी होता है। शुष्क बेरी बेरी और आर्द्र बेरी बेरी, शुष्क का मतलब ड्राई बेरी बेरी, आर्द्र का मतलब वेट बेरी बेरी। शुष्क का मतलब ड्राई और आर्द्र का मतलब वेट बेरी बेरी। किसमें होता है, यानी बड़ों में पाया जाता है, वयस्कों में पाया जाता है। और जो बाल बाल मतलब बच्चे, तो बाल बेरी बेरी जो बच्चों में पाया जाता है। तो यानी बेरी बेरी रोग बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। अब जानते हैं
जो शुष्क बेरी बेरी होता है, जिसको हम ड्राई बेरी बेरी कहते हैं, इससे हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो छीड़ होने लगती हैं। यानी जो हमारी मांसपेशियां, जो त्वचा के नीचे हमारी मांसपेशियां हैं, यानी जो हड्डी के ऊपर और त्वचा के नीचे जो पाया जाता है हमारे मांसपेशियां, ये क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। यदि हमारी मांसपेशी, क्योंकि हमारी मांसपेशियां हमारा क्या करते हैं कि हमारे मूवमेंट के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को गति प्रदान करने के लिए काम करते हैं और इसको ढांचा बनाने का भी काम करता है। तो ये कहने का मतलब है कि हमारी मांसपेशियां शरीर से खत्म होने लगेंगी तो हमारे हाथ पैर एक कंकाल के जैसे दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक है, तो यानी मांसपेशियां क्षीण होने लगती हैं और हाथ पैर में पतले दुबले हो जाते हैं, एक कंकाल की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके साथ साथ शुष्क बेरी बेरी में नाड़ी विकार भी आपने पढ़ा कि नाड़ियों को स्वस्थ रखता है। यदि इसका लगातार हमारे शरीर में कमी हुई तो नाड़ी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अब नाड़ी विकार में क्या है, संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। यानी शून्य मतलब होता है कि हाथ पैर शून्य होने लगते हैं, झुंझलाहट होने लगती है, झुंझुनी ज़्यादा से पकड़ने लगती है और चिड़चिड़ापन आने लगता है। आत्महत्या की भावना भी उत्पन्न होने लगती है। भुलक्कड़ की भावना, यानी कोई चीज़ जो है आप सोच रहे हैं वो आपके दिमाग से मिस हो जाता है और अन्य हमारे नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुष्क बेरी बेरी। आर्द्र बेरी बेरी में देखिए शुष्क में क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पकड़ के रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि शुष्क बेरी बेरी में क्या होता है, तो मांसपेशियां छीड़ होती हैं। और आर्द्र बेरी बेरी में क्या होता है, शरीर में सूजन आ जाती है। देखिए वेट मतलब क्या होता है, पानी, वेट मतलब गीला, तो गीला मतलब पानी, पानी होने से सूजन आ जाती है। तो यहाँ पे शुष्क मतलब मांसपेशियां छीड़ जाना और आर्द्र का मतलब है कि शरीर में सूजन आ जाना, शरीर में सूजन आ जाना। और इससे क्या होता है कि पैरों में, हाथ पैरों में क्या होते हैं, सूजन आ जाते हैं, गर्दन में सूजन आ जाती है। यानी पैरों से उठते हुए हाथों में, चेहरों में और गर्दन में धीरे धीरे पूरी बॉडी में सूजन आने लगती है। किसमें, आर्द्र बेरी बेरी में। ठीक है, और हृदय गति में परिवर्तन होने लगता है। यानी कभी हृदय गति तीव्र हो जाती है, कभी हृदय गति कम हो जाती है, यानी हृदय संबंधी समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। और नाड़ी गति, हृदय की गति डिस्टर्ब होती है तो हमारी जो नाड़ी होती है जिससे हम चेक करते हैं, ये भी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इसकी गति में भी परिवर्तन होने लगता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि बाल बेरी बेरी क्या होते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो हमारे अधिक मात्रा में मद्यपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनके कौन से रोग विटामिन B1 की वजह से होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है बाल बेरी बेरी। अभी आपने देखा कि जो वयस्कों में होता है वो शुष्क बेरी बेरी होता है और आर्द्र बेरी बेरी होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे बाल बेरी बेरी के बारे में, इनमें क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं विटामिन B1 की कमी से। तो बाल बेरी बेरी जो किसमें होता है, ये शिशुओं में होता है। इसमें क्या है कि जो स्तनपान कराने वाली माता होती है, यदि वो जो है खमीर का और अनपॉलिश राइस का, इसके साथ साथ सोयाबीन, साबुत अनाजों का सेवन नहीं करती हैं, तो वो जो बच्चा दूध पी रहा है उसमें भी विटामिन B1 की कमी हो जाती है। यदि माँ में कमी होती है, नहीं सेवन कर रही है, उसी के साथ यदि बच्चा दूध पी रहा है माँ का, तो उसमें भी ये रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी थायमिन की कमी दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, तो ये पालिश चावल का सेवन ज़्यादा कर रही हैं, सब्जियों का, फलों का, दूध का सेवन नहीं कर रही हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर थायमिन की कमी हो जाएगी, जिसका असर बच्चे पर पड़ने लगता है। ठीक है, ये जो हमारा बाल बेरी बेरी होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो है यानी इसकी तीव्रता के आधार पर होता है, कार्डियोवैस्कुलर टाइप का, दूसरा होता है न्यूरेटिक टाइप का। कार्डियोवैस्कुलर टाइप का और दूसरा होता है न्यूरेटिक टाइप का। जो कार्डियोवैस्कुलर टाइप होता है ये लगभग 2 से 4 माह के जो शिशु होते हैं उनमें देखा जाता है, जबकि जो न्यूरोटिक टाइप होता है जो 8 से 10 माह के शिशु होते हैं उनमें ये लक्षण दिखाई पड़ने हैं। देखिए, तो 2 से 4 माह के शिशु होते हैं, इनमें अचानक कभी कभी यदि स्वस्थ बच्चा, खेलता खेलता बच्चा
कि बच्चे की डेथ हो जाती है थायमिन की वजह से। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके लक्षण क्या होते हैं कार्डियोवैस्कुलर टाइप के बच्चों में। ये मांसपेशियां नष्ट होने लगती है। अभी आपने देखा मांसपेशियां नष्ट होने का मतलब होता है कि शरीर कंकाल की तरह होने लगते हैं, हाथ पैर एकदम क्या होते हैं, गर्दन में सूजन आ जाती है, हृदय एवं यकृत का आकार क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, यानी हृदय का आकार बढ़ जाता है और लीवर का आकार बढ़ जाता है। याद रखना कि जो कार्डियोवैस्कुलर में है हृदय का आकार बढ़ जाता है और लीवर का आकार बढ़ जाता है, शरीर में पानी भर जाता है। क्या है कार्डियोवैस्कुलर में शरीर में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हाथों में, पैरों में, गर्दन में सूजन आ जाती है, मांसपेशियां क्षीण होने लगती है, मांसपेशियां नष्ट होने लगती है। अब यहाँ पे पाचन शक्ति क्या होती है, इसमें क्षीण होने, अभी आपने पढ़ा है पाचन शक्ति भी क्षीण होती है, जिसकी वजह से भूख में कमी आ जाती है, बच्चों में भी, उनके अंदर भी भूख नहीं लगती है और सांस लेने में भी कठिनाई आने लगती है। तो ये हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर है, इतने लक्षण हैं कि मांसपेशियां क्षीण होने लगती हैं, शरीर में सूजन आने लगती है, पूरे शरीर में पानी भर जाता है, सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होने लगती है और यकृत का और हृदय का आकार बड़ा होने लगता है। अब आता है हमारा न्यूरेटिक टाइप। न्यूरेटिक टाइप किसको होता है? 8 से 10 माह के शिशु को होता है। किसको होता है? 8 से 10 माह के शिशु को होता है। इसमें क्या होता है? न्यूरोटिक, न्यूरेटिक न्यूरॉन का मतलब से जान जाना कि नाड़ी विकार उत्पन्न होना, यानी नाड़ी विकार होता है। इसमें न्यूरोटिक टाइप के जो बेरी बेरी होता है बच्चों में, इसमें नाड़ी विकार उत्पन्न हो जाता है। अब नाड़ी विकार का मतलब बच्चे के अंदर स्मरण शक्ति का क्षीण हो जाना, इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन आ जाना और अन्य लक्षण बच्चों में देखे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना। और ये किस में होता है? 8 से 10 माह के बच्चों में देखा जाता है। अब तो ये हो गया आपका बेरी बेरी, यानी जो बेरी बेरी था वो 3 प्रकार का था। एक शुष्क बेरी बेरी था, एक आर्द्र बेरी बेरी था और एक बाल बेरी बेरी था। शुष्क बेरी बेरी और आर्द्र बेरी बेरी वयस्क में पाया जाता है और जो बाल बेरी बेरी होता है ये बच्चों में पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों में, एक कार्डियोवैस्कुलर होते हैं, एक न्यूरेटिक टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आते हैं जो लगातार मद्यपान करते हैं, लगातार शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में थायमिन की लगातार कमी होने लगती है। इनके अंदर थायमिन जो है इनका कह सकते हैं थायमिन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि अत्यधिक मद्यपान करने वाले वयस्कों में ये रोग देखा जाता है। इसका नाम याद रखना, वर्निक्स कुरास कफ। क्या है? वर्निक्स कुरास कफ। और जो ये नाम पड़ा है, ये वर्निक नाम के जो साइंटिस्ट है 1981 में इस बीमारी की खोज किया था। तो ये किसको होता है? जो ज़्यादा मात्रा में मद्यपान करते हैं। ठीक है, इसके लक्षण कैसे होते हैं कि वर्निक्स कोरासकॉफ सिंड्रोम के तो नाड़ी संबंधी विकार होने लगते हैं, यानी भुलक्कड़ होना, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाना, बात बात में चिड़चिड़ापन हो जाना, आत्महत्या के विचार आने लगता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आने लगती हैं, यानी नाड़ी संबंधी विकार होने लगती हैं, स्मरण शक्ति क्षीण होने लगती है, भुलक्कड़ जैसी बीमारी, यानी कोई चीज़ अभी सोच रहे थे दिमाग से उतर जाए क्या चीज़ मैंने कहा क्या नहीं कहा, कुछ कुछ चीज़ सोचते सोचते भूल जाना, या काम करते करते क्या मैं कर रहा था, इस तरीके से चीज़ें आने लगती हैं। इसमें व्यक्ति चिंतित होने लगता है, उदास होने लगता है और कंफ्यूज हो जाता है और इसमें कुछ नया करने की क्षमता भी नहीं रह जाती है। किसमें? ये वर्निस कोरासकॉफ सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? थायमिन की कमी की वजह से होता है। किसको होता है? जो ज़्यादा मात्रा में मद्यपान का सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब अन्य भी देख लेते हैं थायमिन की कमी की वजह से। एक होता है ऑफ्थैल्मोप्लेजिया। ऑफ्थैल्मोप्लेजिया, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया ये क्या होता है? आंखों की मांसपेशियां जो होती हैं शून्य होने लगती हैं थायमिन की कमी की वजह से। तो इसको एक शब्द में जानते हैं, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया। ऑफ्थैल्मोप्लेजिया याद रखना। दूसरा, अभी कल मैंने एक क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछा था, अटेक्सिया क्या है? 2-3 लोगों ने केवल मुझे आंसर दिया, क्योंकि 2-3 ही लोग केवल पढ़ते हैं, शायद और लोग टेलीग्राम से में आपको ये 2 क्वेश्चन लगता है कि 2 क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा मायने रखता है, जबकि आपके जो 10 क्वेश्चन आप यदि सॉल्व करते होंगे, कहीं ना कहीं ये 2 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो कहने का मतलब है उनका आंसर आप जरूर दीजिए। गलत हो तो आप भले ही आपका गलत हो लेकिन दीजिए आंसर, नहीं आ रहा है तो आप खोज के
दीजिए, वो 2 क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं अटेक्सिया रोगी की चाल। अब देखिए अटेक्सिया किसे कहते हैं कि जो रोगी होता है उनकी चालन की गति में विकृति उत्पन्न होने लगती है, लड़खड़ा के चलने लगते हैं, ये होता है, इसी को बोलते हैं एक शब्द में अटेक्सिया। किसकी वजह से? थायमिन की कमी की वजह से। अब है रैपिड मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, यानी जो हमारी आई बॉल होती है, आंखों में पाई जाती हैं, इनकी क्या होती है, बहुत ही जल्दी जल्दी ये मूवमेंट करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, ऐसी इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं। तो ये आप है रैपिड मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, किसकी वजह से? थायमिन की कमी की वजह से। अब आता है थायमिन की अधिकता। तो थायमिन की अधिकता नहीं होने पाती है क्योंकि ये हमारे शरीर में इसका स्टोर नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इसकी अधिकता नहीं होने पाती है। हाँ, लगातार यदि इंजेक्शन दिया जाता है तो इसके कुछ ना कुछ इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि लगातार अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आपका पूरा आधे घंटे मैंने कंप्लीट कर दिया आपका थायमिन क्या है, हिस्ट्री से लेकर के संगठन, विशेषताएं, कार्य और इसकी कमी की क्या प्रभाव है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। धन्यवाद।